हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूं आप सबका विवेक रंजन। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं लाइव स्मिथ के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे, जो कि बाबू पावर्ड है चाणक्य क्लासेज के द्वारा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अभी अपने क्लास 9th का ज्योग्राफी सेक्शन की बात कर रहे हैं, और उसमें भी हम लोगों ने अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जो कि चैप्टर है ड्रेनेज। इसके पिछले कुछ सेशंस को हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है, जिन सेशंस में हमने ड्रेनेज से रिलेटेड अलग अलग बातें की हुई हैं। मैं जस्ट प्रीवियस सेशन को अगर रिकॉल करूं तो उसमें हमने क्या बातें करी थी वो देखेंगे। उसमें हमने बाबू पढ़ा था, ठीक है, हिमालयन रिवर्स के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत के अंदर में जो नदियां हैं ना, ठीक है, उनको दो भागों में बांटा गया है। ठीक, एक हिमालयन रिवर्स और दूसरे पेनिनसुलर रिवर्स। तो पिछले सेशन में हमने हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ा था कि वो नदियां कहां से निकलती हैं, किस रास्ते से कवर करते हुए आगे बढ़ती हैं, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज इन नदियों को रास्ते में ज्वाइन करती हैं, साथ ही साथ वो उनका जो एंडिंग पॉइंट होता है वो कहां जाकर के सबमर्ज करती हैं, किस ओशन के अंदर में। ये सारी बातें हमने कर ली थी। यानी इसमें बेसिकली हमने 3 नदियों के बारे में पढ़ा था, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियां जो है, ठीक है, ये 3 नदियां बाबू भारत के हिमालयन माउंटेनियस रिवर के रूप में अपना एग्जिस्टेंस बनाए हुए हैं। तो आज के हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, इसमें हम लोग इस चैप्टर के जिस पोर्शन की बात करने वाले हैं वो पोर्शन हमें कवर करके देगा पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग बहुत बार ये बात सुन चुके हैं कि जो जनरली साउथ इंडिया के अंदर में जो बहने वाली नदियां होती हैं, उन नदियों को हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं। ये नदियां पेरेनियल ना होकर के सीजनल होती हैं, यानी ये एक पर्टिकुलर सीजन के टाइम पे इन नदियों के अंदर में पानी रहता है, जबरदस्त पानी रहता है, और ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि कभी कभी डिवास्टेटिंग फ्लड जैसे सिचुएशन देखने को मिल जाते हैं। तो ये नदियां कैसे अपना रोल इंपैक्टफुल बनाती हैं, कैसे ये हमारे इंडिया के किन किन इलाकों को ड्रेन करने का काम करती हैं, ये हमारा आज का सेशन हमें डिस्कस कराएगा। तो चलिए इस तरह से स्टार्ट करते हैं हम लोग द पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। तो आप बात करेंगे कि भारत के अंदर में, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया वाले पोर्शन में अगर हम देखें तो वेस्टर्न घाट जो है वो वाटर डिवाइड का काम करता है, ठीक है। यानी भारत के अंदर में पेनिनसुलर इंडिया वाले इलाके में, है ना, वेस्टर्न घाट के अंदर में बहुत सारे वाटर डिवाइड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो बेसिकली नॉर्थ से साउथ के तरफ, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट के नजदीक बहा करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला सच एज महानदी, the Godavari, Krishna and Kaveri flow eastwards and drain into the Bay of Bengal, ठीक है। यानी हमने पिछले सेशन में भी ये चीज देख लिया था बाबू कि पेनिनसुलर इंडिया की जो नदियां हैं उनको हम लोग 2 पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं। इनमें कुछ ऐसी नदियों के बारे में हम देखते हैं जो नदियां बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करती हैं, और कुछ ऐसी नदियों के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं जो अरेबियन सी के बारे में पढ़ते हैं, अरेबियन सी में जाकर के ड्रेन करती हैं। यानी बेसिकली वैसी नदियां जो वेस्टर्न घाट से निकल करके वेस्टर्न कोस्ट के अलोंग निकल करके, ठीक है, आपको ईस्टवार्ड बहती हुई चलती हैं, वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा था महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये चारों नदियां जो है इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर्स के रूप में अपना पोजीशन बनाए हुए हैं, जो वेस्टर्न घाट के इलाकों से निकल के और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करने का काम करती हैं। ये नदियां जो है अपने माउथ पे, ठीक है, अपने मुहाने पे बहुत सारे डेल्टा बनाने का काम करती है। ठीक, आपको एक बात ये जान लेनी चाहिए कि जब नदियां किसी भी समुद्र में अपने आप को ड्रेन कराती है ना, तो उसके ठीक पहले वाला जो उसका प्लेसमेंट होता है उसी को हम लोग उसका माउथ कहते हैं या मुहाना कहते हैं। तो वहीं पे यानी समुद्र में सबमर्ज होने से ठीक पहले नदियां जनरली डेल्टा बनाने का काम करती हैं। ठीक, नर्मदा और तापी 2 ऐसी पेनिनसुलर इंडिया की नदियां हैं जो आपको वेस्ट के तरफ बहती हुई, ठीक, स्टुअरी बनाती है, और ये नदियां अरेबियन सी में आके गिरती हैं। Drainage basins of the peninsular rivers are comparatively small in the size.
अगर ड्रेनेज बेसिन को कंपेयर करके देखा जाए पेनिनसुलर रिवर्स की, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि इन नदियों का जो साइज होता है, लंबाई होता है, वो कंपैरेटिवली यानी कंपेयर टू हिमालयन रिवर्स कम होता है। जाहिर सी बात है कि ये इनको उतना ज्यादा पानी इनको नहीं मिल पाता है कि ये बहुत ज्यादा दूरी को तय करे। और आप ये भी देखते हैं कि भारत का जो पेनिनसुलर इलाका है वो कंपैरेटिवली टैपर है, इसलिए भी ये नदियों को जल्दी समुद्र मिल जाता है, इसलिए इनका साइज जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो इनका जो ड्रेनेज बेसिन होता है कंपैरेटिवली छोटा ही रहता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे और अलग अलग नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली नदी हमें मिलेगी नर्मदा बेसिन। नर्मदा राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। ये देखो सबसे जरूरी बात ये है, हर एक नदी के लिए बाबू ये जरूरी बात है कि उसका ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है, ये आपने याद रखना है। हर नदी का, मैंने गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र का भी बताया था। तो आज जब हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें हर एक नदी का ओरिजिनेशन पॉइंट तो आपको एकदम जुबान पे होना चाहिए। तो अगर नर्मदा नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से निकलती है। कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से निकलती है। इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है, अमरकंटक हिल से निकल करके ये वेस्ट डायरेक्शन में बहती हुई अरेबियन सी में आके गिर जाती है। और नर्मदा नदी की एक और इंपॉर्टेंट फीचर मैं अगर बताऊं तो ये नदी है जो रिफ्ट वैली से होकर के चलती है। रिफ्ट वैली से होकर के, यानी पहाड़ी के इलाकों में जो घाटियां हैं उनको तोड़ ताड़ करके रिफ्ट वैली से होकर के ये नदी चलती है। इसके साथ एक और नदी है, दो नदियां हैं भारत के अंदर में, नर्मदा और तापी। ये बात आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नर्मदा एंड तापी आर द टू रिवर्स विच फ्लोज along the rift valleys। भ्रंश घाटियों से होकर के ये दोनों नदियां बहती हैं और दोनों की दोनों ही, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल बहते हुए बाबू अरेबियन सी में जाके गिर जाती हैं। On its way to the sea, the Narmada creates many picturesque locations। बहुत सारे पिक्चोरियस लोकेशन बनाने का काम करती है नर्मदा, ठीक है, यानी जबरदस्त सीनरी का भी निर्माण ये करती है। मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर एंड द धुआंधर फॉल्स, ये दो ऐसे लोकेशंस हैं जो नर्मदा नदी के द्वारा बनाए गए पिक्चर्स लोकेशंस का काम करते हैं। इसकी सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं बहुत छोटी हैं एंड मोस्ट ऑफ दी ज्वाइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स, ठीक है, यानी ये ट्रेलिस पैटर्न बनाने का काम करती है। बेसिकली नर्मदा नदी की ट्रिब्यूटरीज नर्मदा नदी को राइट एंगल्स पे ज्वाइन करती है। नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। बेसिकली दो राज्यों से होकर के ये नदी बहती है, कौन कौन? एक मध्य प्रदेश और एक गुजरात। तो नर्मदा नदी के बारे में अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से निकलती है, वेस्ट डायरेक्शन में बहती हुई अरेबियन सी तक पहुंचती है। उसके बाद देखा जाए तो ये रिफ्ट वैली से होकर के बहने वाली नदी है। अपने रास्ते में बहुत सारा पिक्टोरियस लोकेशन बनाने का काम करती है, जिसमें मार्बल रॉक्स जबलपुर में और धुआंधर फॉल्स बनाने का ये काम करती है। उसके बाद अगर आप देखो तो इसकी ट्रिब्यूटरी छोटी छोटी होती हैं और मेन स्ट्रीम को राइट एंगल पे ज्वाइन करती हैं। इस नदी के ड्रेनेज बेसिन में बस दो राज्य आते हैं, एक मध्य प्रदेश और एक गुजरात। चलिए आगे अगली नदी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आपको देखिए ये मध्य प्रदेश का ये रहा आपको अमरकंटक हिल्स, यहां से ये नर्मदा नदी जो है, ठीक है, ये नर्मदा नदी निकल करके ठीक वेस्ट के तरफ बहती हुई, ये नर्मदा नदी का आपको ड्रेनेज सिस्टम हो गया। ये बहती हुई देखिए इधर अरेबियन सी में आके सबमर्ज कर जाती है, ड्रेन कर जाती है। तो देखो ना, ये मध्य प्रदेश राज्य और ये गुजरात राज्य, ये मात्र दो राज्यों को ड्रेन करने का काम करती है। मैंने अभी अभी बताया था कि नर्मदा नदी के अलोंग एक और नदी है तापी नदी, जो बाबू रिफ्ट वैली से होकर के बहती है। ये भी इधर ही से निकल करके नर्मदा नदी के पैरेलल बहती हुई ये भी आपको अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। तो यहाँ ऊपर वाली जो नदी है ये आपको नर्मदा नदी हो गई, और ये वाली जो नदी है, ठीक है, ये वाली नदी आपको तापी नदी हो गई। मैप पे आप देख सकते हैं और भी बहुत सारी नदियां हैं बाबू जो, ठीक है, अरेबियन सी में ड्रेन होने का काम करती है। देखिए ना, माही, ये साबरमती। मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी जब हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे
फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि एक इंपॉर्टेंट नदी है भारत की जो लैंड वाले पोर्शन में ही गायब हो जाती है, वो नदी है लूनी। देखना, ये लूनी नदी जो है एकमात्र ऐसी नदी है जो लैंड में ही गायब हो जाती है, अपने सागर तक ये नहीं पहुंच पाती। तो यहां से भी आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलता है कि नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, ठीक है, ये सारी की सारी नदियां जो है वेस्टर्न पार्ट में बहती हुई, वेस्ट की तरफ बहती हुई अरेबियन सी में जाके गिरती हैं, और लूनी एकमात्र ऐसी नदी है बाबू जो लैंड में ही गायब हो जाती है। ठीक, मैदानी भागों में ही ये गायब हो जाती है, ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट वैली से होकर के बहती हुई अरेबियन सी में पहुंचती है। चलिए, तो ये हमने देखा, ठीक है, मैप पर किसको, अरेबियन सी के तरफ ड्रेन होने वाली नदियों के का पिक्चर। आगे बढ़ते हैं, आगे अगली नदी की बात करें, तापी बेसिन। तापी की भी बात करें तो तापी जो है ये सतपुरा रेंजेस से निकलती है, मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। इट ऑल्सो फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा। अभी मैंने बताया कि नर्मदा के पैरेलल ये भी रिफ्ट वैली से होकर के बहती है। इट्स बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। चूंकि ये थोड़ी सी नर्मदा के साउथ वाले पार्ट में होती है, तो इसका थोड़ा सा, मात्र थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र को भी टच कर जाता है। तो नर्मदा के साथ, ठीक है, ये जो नदी है नर्मदा नदी, वो मध्य प्रदेश और गुजरात को ही ड्रेन करने का काम करती है, जबकि आप देखोगे तो तापी मध्य प्रदेश और गुजरात के इलाकों को कवर करने के साथ साथ ये महाराष्ट्र के इलाके को भी कवर करने का काम करती है। ठीक, इनके अलावा, तापी के अलावा जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, यानी पश्चिम के तरफ बहने वाली जो नदियां हैं, ठीक है, उनमें आपको साबरमती, माही, ठीक, भारतपुजा एंड पेरियार, ये सारी की सारी नदियां जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में बहती हुई अरेबियन सी में जाके ड्रेन होती हैं। इस तरह से हमने देखा, ठीक है, कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो अरेबियन सी में गिरती हैं, उनमें बेस्ट एग्जांपल्स हमें मिलते हैं नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, लूनी, ठीक है, ये सारी की सारी नदियां अरेबियन सी में आके ड्रेन करती हैं। आगे देखेंगे हम लोग, अब हम उन नदियों के बारे में पढ़ेंगे बाबू जो नदियां ईस्ट के तरफ बहती हुई बे ऑफ बंगाल में पहुंचती है। तो ऐसी नदियों में सबसे पहली नदी मिलती है हमें गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है ना, ये सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर है, सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर। ठीक, इसको ना हम लोग, ठीक है, दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। अब इसका ओरिजिनेशन कहां है, तो आप देखोगे नासिक डिस्ट्रिक्ट में, नासिक, महाराष्ट्र राज्य के नासिक डिस्ट्रिक्ट में वेस्टर्न घाट के जो स्लोपी इलाके हैं वहां से ये नदी निकलती है। कोई पूछे महानदी गोदावरी कहां से निकलेगी, नासिक से। महानदी नासिक डिस्ट्रिक्ट में वेस्टर्न घाट के स्लोप से निकलती है। ठीक, इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर। दैट्स व्हाई this is the largest river of peninsular India. It drains into the Bay of Bengal. पता है, क्योंकि हम लोग टॉपिक ही शुरू किए हैं बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियों का। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमॉन्ग द पेनिनसुलर रिवर्स। इसका ड्रेनेज बेसिन जो है वो भी पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा है। इसका बेसिन जो है महाराष्ट्र को 50% इसका ड्रेनेज बेसिन महाराष्ट्र में ही है। इसके अलावा, ठीक है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों को कवर करती हुई ये नदी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है कौन सी, गोदावरी, इसलिए इसको हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा, हम गोदावरी का फिगर आपको यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए, ये महाराष्ट्र का नासिक डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न घाट के स्लोप से ये नदी ऐसे बहती हुई, ठीक ना, ये आपको अलग अलग ट्रिब्यूटरीज के सहारे ये बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरह से हमने देखा गोदावरी नदी का जो एग्जैक्ट लंबाई है 1465 किलोमीटर है, यानी अराउंड 1500 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर करती है। इसमें महाराष्ट्र का लार्जेस्ट हिस्सा, उसके अलावा मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, फिर उड़ीसा का हिस्सा और आंध्र प्रदेश का भी हिस्सा इसको ले जाकर के, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में गिराने का काम करता है। ठीक, इधर और भी
बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियों की बात करें तो आपको कृष्णा मिलेगी, कावेरी मिलेगी और एक महानदी मिलेगी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चार नदियां हैं। ठीक है, ठीक है, आई+1 में ये चार नदियां ऐसी हैं जो आपको बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करने का काम करती हैं। ठीक, कौन कौन? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये भी पेनिनसुलर इंडिया की नदियां हैं, लेकिन ये किधर आके गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। गोदावरी की लंबाई, फिर कृष्णा की लंबाई आप देखोगे 1400 किलोमीटर और नर्मदा की लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है, जो आपको इधर से ये नदी ईस्टर्न पार्ट से निकल करके ये वेस्टर्न घाट वाले इलाके में आपको अरेबियन सी में ड्रेन करने का काम करती है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे महानदी गोदावरी के बारे में। गोदावरी जो है ना, वो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज गोदावरी को ज्वाइन करने का काम करते हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, ठीक है, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा, ये सारी की सारी नदियां जो है, ठीक है, ये गोदावरी को ज्वाइन करती हैं अलग अलग क्षेत्रों में। ये अंतिम की जो तीन नदियां थी ना, मांजरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा, ये तीनों नदियां बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं जो गोदावरी को ज्वाइन करने का काम करती हैं। इसके लेंथ और इसके कवर किए गए एरिया के कारण ही गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तर भारत में गंगा नदी सबसे बड़ा इलाका कवर करती है, ड्रेनेज करने का काम करती है, इन द सेम वे दक्षिण भारत में ये गोदावरी नदी जो है ये सबसे बड़े इलाके को ड्रेन करने का काम करती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, पॉपुलरली नोन एज दक्षिण गंगा। इसको किस नाम से जानते हैं बाबू? दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, महानदी बेसिन की बात करते हैं। तो महानदी जो है ना, वो आपको छत्तीसगढ़ के हाईलैंड्स में, यानी इसका ओरिजिन कहां है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की जो उच्च भूमि है वहीं से ये नदी निकलती है। कौन? महानदी। ठीक, इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच बे ऑफ बंगाल। ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के इलाके को कवर करके, छोटा सा पार्ट कवर करके बस यूं ही बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। द लेंथ ऑफ द रिवर इज 860 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? मात्र 860 किलोमीटर। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। इन चार राज्यों को कवर करती हुई, महाराष्ट्र को, छत्तीसगढ़ को, झारखंड को और उड़ीसा को कवर करती हुई ये नदी बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाती है। महानदी का फिगर आपने पिछले स्लाइड के मैप में देखा था। ठीक, आगे देखेंगे कृष्णा। कृष्णा का जो राइजिंग पॉइंट है ये महाबलेश्वर में है। कहां पे? महाबलेश्वर के नजदीक ये नदी निकलने का काम करती है। कृष्णा फ्लोज फ्रॉम अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल। ये भी नदी बे ऑफ बंगाल में पहुंचने से पहले लगभग 1400 किलोमीटर का दूरी तय करती है। तुंगभद्रा, कोयाना, घाटप्रभा, मूसी एंड भीमा, ये सभी की सभी कृष्णा नदियों के ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक, इसका ड्रेनेज बेसिन जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के इलाके को कवर करने का काम करता है। कृष्णा नदी की बात अगर हम करें तो महाबलेश्वर की श्रेणियों से निकलती है, ठीक है, और पश्चिम के तरफ बहती हुई ये नदी, पूरब के तरफ बहती हुई ये नदी बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। बहुत सारी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज नदियां हैं, जैसे तुंगभद्रा है, कोयाना है, घाटप्रभा है, मूसी है, भीमा है। ये सारी की सारी नदियां जो है अलग अलग जगहों पे कृष्णा नदी को ज्वाइन करने का काम करती हैं। इसके ड्रेनेज बेसिन में महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य आते हैं। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कावेरी बेसिन के बारे में, कावेरी नदी के बारे में। कावेरी का जो राइजिंग पॉइंट है, राइजिंग पोजीशन है ब्रह्मागिरी रेंज। वेस्टर्न घाट के ब्रह्मागिरी रेंज से ये निकलती है और ये भी नदी बे ऑफ बंगाल में पहुंचती है। ठीक है, तमिलनाडु के पोर्शन को कवर करते हुए, तमिलनाडु इलाके को कवर करते हुए ये नदी कहां पहुंच जाती है? बे ऑफ बंगाल में। निकलती कहां से है? वेस्टर्न घाट के ब्रह्मागिरी रेंज से निकलती है। इस नदी की टोटल लंबाई जो है मात्र 760 किलोमीटर है और इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी, ये सारी नदियां जो है वो कावेरी नदी को अलग अलग जगहों पे ज्वाइन करने का काम करती है। इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन तीन राज्यों को ये कवर करती हुई बे ऑफ बंगाल में पहुंचती है। दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरनी एंड सुवर्णरेखा आर द स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग डाउन फॉर। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि कावेरी नदी को ये नदियां उत्तर से भी आकर के ज्वाइन करती हैं, जैसे दामोदर झारखंड वाले इलाके से, ब्राह्मणी, बैतरनी, सुवर्णरेखा, ये सारी की सारी नदियां छोटी नदियां हैं
जो कावेरी को ज्वाइन करने का काम करती हैं। ठीक, आई बात समझ में। तो इस तरह से हमने पेनिनसुलर इंडिया के भी डिफरेंट डिफरेंट नदियों के बारे में देख लिया, पढ़ लिया, और डिफरेंट इंपॉर्टेंट नदियां जो पेनिनसुलर इंडिया में अपना एक इंपैक्टफुल रोल प्ले करती हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगे बढ़ेंगे और लेक के बारे में, लेक्स के बारे में समझने का काम करेंगे बाबू। ठीक है, आई बात समझ में। यानी अब हम धीरे धीरे अपने चैप्टर के एंडिंग के तरफ बढ़ रहे हैं। लेक्स की बात करते हैं। लेक मतलब होता है झील। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, एक बड़ा सा तालाब। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि जहां पहले कभी बहता हुआ पानी था, कुछ कारणों से उस इलाके में पानी रुक गया और वो एक बहुत बड़ा वाटर बॉडी का निर्माण कर लिया। वहां पानी रुका हुआ रहता है, बहता हुआ पानी नहीं होता है। उसी को हम लोग लेक कहते हैं, झील कहते हैं। देखेंगे भारत के अंदर में ना बहुत सारे लेक्स हैं, बहुत सारी झीलें हैं भारत के अंदर में। इनका अलग अलग साइज होता है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक, बहुत सारे लेक्स ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं। जो ग्लेशियर से बने हुए लेक्स होते हैं ना बाबू, वो जनरली परमानेंट होते हैं, वो कभी भी सूखते नहीं है। सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ठीक है, और कुछ लेक्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर में खाली बारिश के सीजन में पानी आता है। ठीक, लाइक द लेक्स इन द बेसिन्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी अरिड रीजन्स। जो सेमी अरिड रीजन्स वाले लेक्स हैं, ठीक है, जैसे आप बात कर लो उन इलाके में जिधर बहुत कम पानी आता है, बहुत कम बारिश आती है, उन इलाकों के जो लेक्स होते हैं उनमें काफी कम पानी रहता है और साल के कुछ महीनों में उसका पानी सूख भी जाता है। देयर आर सम लेक्स विच आर द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स, आइस शीट्स। कुछ लेक्स ऐसे हैं जो ग्लेशियर्स और आइस शीट्स के द्वारा बनाए गए होते हैं, बल्कि कुछ झीलें ऐसी भी हैं जिनको हवा के द्वारा, रिवर के द्वारा और ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा भी बनाया जाता है। आगे बात समझ में। यानी लेक्स अलग अलग तरीके से बनती हैं। कुछ झीलें ऐसी हैं जो ग्लेशियर्स के द्वारा बनाई गई हैं, आइस शीट्स के द्वारा बनाई गई हैं, तो इन झीलों में हमेशा पानी भरा रहता है। कुछ झीलें ऐसी होती हैं बाबू जो रिवर एक्शन के द्वारा, विंड एक्शन के द्वारा, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा भी बनाई जाती हैं। तो इस तरह से चूंकि इनके बनने का तरीका अलग अलग है, बनने का क्राइटेरिया अलग अलग है, दैट्स वाई इनका शेप, साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स भी काफी अलग अलग हो जाता है। ठीक, आगे हम बात करें। ठीक, a meandering river across a floodplain forms cut-ups that later develop into oxbow lakes। पहले एक देखेंगे ऑक्सबो लेक क्या होता है। मान लीजिए एक नदी ऐसे बह रही थी, कुछ दिनों के बाद ऐसा क्या हुआ कि इसका ये इलाका इससे कट गया, ये वाला इलाका कट गया। अब ये नदी ऐसे बह रही है, ऐसे ये नदी बहना शुरू कर दी। अब ये पूरा का पूरा इलाका जो बनेगा ये वाटर बॉडी का रूप ले लेगा और इसमें पानी आ गया। इसी को ऑक्सबो लेक कहते हैं। आगे बात समझ में। यानी नदी के मेन स्ट्रीम से कुछ इलाका कट करके अलग हो जाए और उसमें पानी भर जाए, पानी इकट्ठा हो जाए, उसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। स्पीड्स एंड बार्स की बात कर रहे हैं तो फॉर्म लैगून्स। स्पीड्स और बार्स जो होते हैं वो कोस्टल एरियाज के अंदर में लैगून बनाने का काम करते हैं, जैसे चिलिका झील, पुलिकट झील। ठीक है, ये सभी की सभी झीलें जो है वो लैगून्स के द्वारा बनाई गई झीलें हैं जो जनरली समुद्री इलाके में बनती हैं। ठीक, द कोलेरू लेक, वो भी आपको स्पीड्स और बार का ही एग्जाम्पल था। लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल। ठीक है, सेमी अरिड एरियाज में जो लेक्स बनाए जाते हैं वो जनरली सीजनल होते हैं, जैसे राजस्थान का सांबर लेक, ठीक, विच इज अ साल्ट वाटर लेक। ये खारे पानी का झील है। भारत के अंदर में ये पाए जाने वाले खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। कौन सा? सांबर झील। ठीक, ये आपको सीजनल झील है, बारिश के मौसम में पानी रहेगा, बाकी टाइम पे नहीं रहेगा। इस झील का पानी का इस्तेमाल सॉल्ट बनाने में भी किया जाता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन हिमालयन रीजन। फ्रेश वाटर की ज्यादातर झीलें जो हैं वो हिमालयन रीजन में यानी कश्मीर वाले इलाके में पाई जाती हैं। ठीक, इनका ओरिजिन ग्लेशियल होता है, यानी इन झीलों का निर्माण ग्लेशियर के पानी के चलते हुआ है। ये हमेशा पेरेनियल होती है, यानी हमेशा इनमें पानी भरा होता है। इन अदर वर्ड्स अगर कहा जाए तो ग्लेशियर्स के द्वारा इनका निर्माण होता है। ठीक है, आई बात समझ में। यानी ग्लेशियर के डिगिंग के चलते ये वाटर बॉडीज का रूप लेती हैं और फिर स्नोफॉल होने के चलते उसमें पानी भर जाता है। स्नो मेल्ट होने के चलते यानी बर्फ के पिघलने के चलते उसमें पानी भर जाता है और वो पानी हमेशा भरा रहता है। तो फ्रेश वाटर लेक्स की बात करें तो ज्यादातर फ्रेश वाटर लेक्स जो हैं वो कश्मीर में पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे वुलर लेक, ठीक है,
आगे बात समझ में, उलर लेक जो है ये आपको टेक्टोनिक एक्टिविटी के द्वारा बनाया गया झील है। बहुत सारी की सारी झीलें जो होंगी पहाड़ी इलाकों में वो बेसिकली ग्लेशियल ओरिजिन की होती हैं, लेकिन अगर वुलर लेक का एग्जांपल लिया जाए जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी के चलते हुआ है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सेकंड चैप्टर में कि जब दो डाइवर्जिंग प्लेटें आपस से दूर होती हैं तो वो डाउनवार्ड स्ट्रक्चर्स बनाने का काम करती हैं, जो कई बार झील का भी रूप ले लेती हैं। तो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी हुई झील है वुलर लेक, जो कश्मीर में ही पाई जाती है। ये भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बारापानी, ये सब के सब इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो फ्रेश वाटर के हैं और हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। ठीक, आई बात समझ में। अब देखेंगे, अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल लेक्स, द डैमिंग ऑफ द रिवर्स फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर हैज आल्सो लेड टू फॉर्मेशन ऑफ मैन-मेड लेक्स। ठीक, यानी नदियों के डैमिंग के चलते जब उसके आसपास के इलाके में गड्ढे बनाए जाने लगते हैं तो इसके चलते होता क्या है कि ये लेक का भी रूप लेने लगते हैं। ये डैमिंग ऑफ रिवर बेसिकली हम लोग करते हैं किसके लिए? हाइडल पावर जनरेशन के लिए। तो उसके बाद उसके बगल वाले इलाके में जिन झीलों का निर्माण होता है, ठीक है, इन झीलों को हम लोग मैनमेड झील कहते हैं, मैनमेड लेक्स कहते हैं। जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट में जो झील बनी है गुरु गोविंद सागर झील, ये मैनमेड झील की एक एग्जांपल है, मैनमेड लेक की एक एग्जांपल है। यानी हमने देखा क्या कि टेक्टोनिक प्लेट की एक्टिविटीज के चलते भी झीलें बनती हैं, ग्लेशियर्स के चलते भी झीलें बनती हैं, नदियों के चलते भी झीलें बनती हैं, जैसे ऑक्सबो लेक थी। ठीक, उसके बाद आपको ये मैनमेड लेक्स भी हमें देखने को मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स, लेक्स हमारी कैसे मदद करती हैं, झीलें जो हैं वो हमारी किन किन एक्टिविटीज में मदद करती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। A lake helps to regulate the flow of a river. नदियों के फ्लो को रेगुलेट करने में, नदियों को अच्छे तरीके से बहाने में यह मदद करती है। ड्यूरिंग हेवी रेनफॉल इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग। जब काफी तेज बारिश होने लगती है तो किसी नदी के अंदर जब काफी ज्यादा पानी भर जाता है तो उसका ऊपर आया हुआ पानी जो होता है वो आसपास के लेक्स में जाके भर जाता है, जिससे वो इलाका, ठीक है, बाढ़ प्रभाव से बच जाता है। ठीक, उसमें बाढ़ नहीं आता है। तो वही बात है कि हेवी रेनफॉल के टाइम पे ये फ्लडिंग से भी रोकती हैं। ठीक, रिवर के फ्लो को सर्कुलेट करने का काम करती है। ड्राई सीजन के टाइम पे ये जो है वो आपको इवन फ्लो ऑफ वाटर को मेंटेन करने का काम करती है। यानी जब नदी का पानी सूखने लगे तो हम लोग अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज में लेक से पानी लेकर के काम चला सकते हैं। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर। हाइडल पावर जनरेशन के लिए भी लेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे गुरु गोविंद सागर लेक जो हमने अभी अभी पढ़ा, ये सतलज बेसिन में, उसका भी इस्तेमाल हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ही करते हैं। तो वही बात है कि लेक्स का इस्तेमाल हम लोग हाइडल पावर जनरेशन के लिए भी कर लेते हैं। लेक्स जो होती हैं जहां पे भी रहती हैं वो क्लाइमेट को मॉडरेट करने का काम करती है। चूंकि पानी है, गर्म होने में इसको टाइम लगेगा, इसका इवापोरेशन के चलते इसको गर्म होने में टाइम लगता है। तो इसलिए एकदम जब बाकी इलाकों में पीक गर्मी भी पड़ती है तो लेक्स वाले इलाके जो रहते हैं वो कंपैरेटिवली कूल रहते हैं। तो वही बात यह है कि ये क्लाइमेट को मॉडरेट करने का काम करती है। ठीक, और एक्वेटिक इकोसिस्टम को बनाए रखती है तथा नेचुरल ब्यूटी को भी इनहांस करती है। हम लोग जनरली अपने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए झील के किनारे जाना पसंद करते हैं। ठीक, यहाँ पे मतलब एक जबरदस्त सीनरी डेवलप हो जाती है जहां लोग अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। ठीक, ये टूरिज्म को डेवलप करती है और रिक्रिएशन को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे। यानी फ्लो ऑफ वाटर को रेगुलेट करना, फ्लडिंग से बचाना, ठीक है, उसके बाद ड्राई सीजन में फ्लो ऑफ वाटर को मेंटेन करना, उसके बाद हाइडल पावर जनरेट कराना, क्लाइमेट को कूल करना, एक्वेटिक इकोसिस्टम को बनाए रखना, ठीक है, नेचुरल ब्यूटी को इनहांस करना, टूरिज्म को डेवलप करना और साथ ही साथ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के रूप में भी अपना अहम योगदान देना। ये सभी के सभी लेक्स के इंपॉर्टेंसेज हैं। ठीक, आगे देखेंगे वाटर फ्रॉम द रिवर इज अ बेसिक। अब देखेंगे रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, यानी नदियां जो है हमारी इकोनॉमी में कैसे अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो आप देखेंगे
कि हमारी नदियों के अंदर पाया जाने वाला जो पानी है ना, वो बेसिक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक, जो हमारी बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज में अपना इंपॉर्टेंस प्ले करती है। देयरफॉर इसलिए रिवर बैंक्स जो है, ठीक है, हैव अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। ये सबसे बेसिक ह्यूमन रिसोर्स का काम करती हैं, ये नेचुरल रिसोर्स का काम करती हैं नदियां। नदियों के किनारे वाले इलाके में सब तरह की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, पानी की जरूरत पूरा करने में अहम रोल प्ले करेगी। इसके आसपास के जो इलाके होंगे अपेक्षाकृत ज्यादा फर्टाइल हो जाते हैं। इसके चलते आप देखोगे कि बाबू एंशिएंट पीरियड से ही, आप एग्जांपल ले लो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आज से 2500 साल 3000 साल पहले डेवलप हुआ करती थी। उस समय भी लोग जब पहली बार सेटल हुए तो कहां हुए, किसी न किसी नदी के किनारे हुए। आप भारत का एग्जांपल मत लीजिए, दुनिया में भी जितनी भी सभ्यताएं आई, जितने सिविलाइजेशंस आए, वो सारे के सारे सिविलाइजेशंस ना किसी न किसी नदी के किनारे ही आए। चाहे वो ग्रीक सिविलाइजेशन हो, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन हो, मिस्र की सिविलाइजेशन हो, चाइना की सिविलाइजेशन हो, या फिर हमारे इंडिया की सिविलाइजेशन हो, हर सिविलाइजेशन में लोग सबसे पहले नदियों के किनारे ही सेटल हुए। इतनी इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, ठीक। तो और धीरे धीरे करके वो जो सेटलमेंट शुरू में बने, वो आज बड़ी बड़ी सिटीज के रूप में डेवलप हो गए। आप देखो ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज किसी न किसी बड़ी नदी के किनारे बसे हुए हैं। बनारसी गंगा के किनारे, कानपुर गंगा के किनारे, पटना गंगा के किनारे, है कि नहीं है? तो मतलब आज ये बड़ी शहर के रूप में अपनी मान्यता प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी ये नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। रिवर्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के लिए सबसे मेन सोर्स का काम करते हैं, ठीक। रिवर इरिगेशन इज द बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर। नदियों के द्वारा किया जाने वाला इरिगेशनल एक्टिविटी जो है, वो आज भी एग्रीकल्चर के लिए बैकबोन बना हुआ है, ठीक। खास करके उन एरियाओं में जहां थोड़ी सी कम बारिश होती है। बारिश हो गया तो ठीक है, बारिश का पानी खेतों में मिल गया, लेकिन जिन इलाकों में बाबू कम बारिश होती है, उन इलाकों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नदियों का रोल। नदियों के पानी से लोग क्या करते हैं, अगर अलग अलग इंप्लीमेंट्स लगा करके उसके पानी का इस्तेमाल अपने खेतों को इरिगेट करने में करते हैं। तो नदियों का ये बहुत बड़ा रोल है। एलुवियल सॉइल ऑफ रिवर्स प्रोवाइड द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल लैंड्स, ठीक। नदियों के द्वारा पहाड़ी इलाकों से लाया गया एलुवियल सोइल जो होता है, वो नदियों के किनारों पे डिपॉजिट कर दिया जाता है, जिसके चलते उन इलाकों की मिट्टी काफी जबरदस्त तरीके से फर्टाइल बन जाती है, और उसकी फर्टिलिटी का इस्तेमाल करके हम लोग अलग अलग तरह के वेराइटी ऑफ फसल उगाने का काम करते हैं और अपने जीवन को चलाने का काम करते हैं। नदियां जो है ना, वो डेली रूटीन वर्क को भी प्रोवाइड करने का काम करती है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, किसी चीज को धोना है, ठीक। जनरली आप लोग देखिएगा कि जो नदियां गांवों के किनारे होती हैं, तो गांव में लोग अक्सर अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज में नदियों के पानी का इस्तेमाल करते हैं, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, ठीक, अपने मवेशियों को नहलाने के लिए, तमाम अलग अलग एक्टिविटीज में हम नदियों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए बोला गया कि हमारे डेली रूटीन को चलाने में भी नदियां मदद करती हैं। रिवर्स आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल, ठीक। नदियां जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में भी अपना मेन रोल प्ले करती हैं, खास करके वाटर ट्रांसपोर्ट में, ठीक। छोटे छोटे जहाज के द्वारा नदियों से होकर के आसानी से एक शहर से दूसरे शहर लोग ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करते हैं। नदियों के द्वारा ना केवल इंसानों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, बल्कि गुड्स का भी ट्रांसपोर्टेशन जहाजों के मदद से किया जाता है। रिवर्स आर द एबंडेंट सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाइडल पावर आज भी हमारे देश के इलेक्ट्रिसिटी को इनहांस करने में अपने सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी की एक मैक्सिमम जरूरत जो है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से पूरी होती है, और आप ये बात बखूबी जानते हो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम लोग नदियों का इस्तेमाल करते हैं। रिवर्स प्रोवाइड फॉर फिशरीज एंड ऑल्सो प्रमोट्स टूरिज्म। मछली उत्पादन में मदद करती है और टूरिज्म को भी बढ़ावा देने का काम करती है, ठीक। नदियों का इस्तेमाल हम लोग इरिगेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए भी करते हैं, ठीक। जैसे पर्टिकुलरली टू अ कंट्री लाइक इंडिया, ठीक, मतलब भारत जैसे देश में
नदियों का इस्तेमाल इरिगेशन के रूप में, नेविगेशन के रूप में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के रूप में तो बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। ठीक, काहे कि भारत में सबसे मेजर अगर कोई एक्टिविटी है तो वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। और आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि एग्रीकल्चर को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, ठीक है, नदियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इरिगेशन का सारा जिम्मा ये उठाने का काम करती हैं। ठीक, तो ये था हमारा नदियों का कंट्रीब्यूशन, ये तो पॉजिटिव इंपैक्ट था। अब एक निगेटिव इंपैक्ट भी हम जनरली नदियों से रिलेटेड देखते हैं, उसको भी समझ लेते हैं कि नदियां जो है ना, उसके चलते कुछ पॉल्यूशनल एक्टिविटीज भी हमारे सामने देखने को मिलती हैं। ठीक, तो वही हमारा टॉपिक होगा रिवर पॉल्यूशन। देखिए, द ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। यानी आज के बदलते दौर में हमने क्या देखा है, हमारा पॉपुलेशन काफी फास्ट रेट से बढ़ा है। ठीक, पॉपुलेशन बढ़ा है तो लोगों की जरूरतें बढ़ी, अब जरूरतें बढ़ी तो धीरे धीरे करके अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया ने काम करना शुरू किया, म्युनिसिपल डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा संख्या में बढ़ाए जाने लगे। अब इन सब चीजों की डिमांड को पूरा करने के लिए नदियों का मिसयूज किया जाना शुरू हो गया, जिसके चलते इसने वाटर की क्वालिटी को हरासमेंट करने का काम किया है। ठीक, देखेंगे ऑन द अदर हैंड अ हेवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स आर इम्पटाइड इनटू द रिवर्स। नदियों के अंदर में जनरली हम लोग अपने घरों के, अपनी इंडस्ट्रीज के, अपने मार्केट के जितने भी सीवेज होते हैं, जितने भी गीले कचरे होते हैं, उन सारे को ले जाकर के नदी में डाल देते हैं। इनफैक्ट आप देखोगे कि शहरों में, जो शहर नदियों के किनारे होते हैं, उन शहरों की सारी नालियां जो हैं वो नदियों में जाके एम्प्टी कर दी जाती हैं। तो अब नाली के अंदर में क्या आएंगे, इफ्लुएंट्स आएंगे, सीवेज आएंगे, ठीक, पॉल्यूशन को बढ़ाने वाले डिफरेंट फैक्टर्स आएंगे जो नदी के पानी को पॉल्यूट करने का काम करते हैं। दिस अफेक्ट नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर बट ऑल्सो द सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। नदियां जनरली अपने सेल्फ क्लीनिंग खुद करती है, जब जब उसके अंदर बाढ़ आएगा वो अपने आप को साफ कर लेती है। लेकिन अब जब लगातार उसमें निगेटिव इंपैक्ट डालने वाली चीजों को हम लोग छोड़ते रहेंगे, रिलीज करते रहेंगे, तो उनकी सेल्फ क्लीनिंग कैपेबिलिटी भी खत्म हो जाती है। ठीक है, वाटर की क्वालिटी तो खराब होती ही होती है, नो डाउट, उनके साथ साथ इनकी सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी भी खत्म हो जाती है। ठीक, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डू नॉट अलाउ इट टू हैपन एंड द पॉल्यूशन लेवल ऑफ मेनी रिवर्स हैज बीन राइजिंग। यानी इस तरह से नदियों का जो पॉल्यूशनल एक्टिविटी है, पॉल्यूशनल लेवल है, वो लगातार आज के दौर में बढ़ता ही जा रहा है। ठीक, अब देखेंगे रिवर पॉल्यूशन को रोकने का कंजर्वेशनल प्लान, नेशनल रिवर कंजर्वेशनल प्लान, एनआरसीपी। द एक्टिविटीज ऑफ गंगा एक्शन प्लान, ठीक, फेज 1 इनिशिएटेड इन 1985 वर डिक्लेयर्ड क्लोज्ड ऑन 31st March 2000. The steering committee of the National River Conservation Authority reviewed the progress of the Ganga Action Plan and necessary correction on the basis of lessons learned and experiences gained from GAP Phase 1. ठीक है, यानी ये जो एक्टिविटी चलाई गई, गंगा एक्शन प्लान को जो शुरू किया गया 1985 में, और उसके डिफरेंट चीजों को जब एनालाइज करके इसको इंपैक्ट में लाया जाना शुरू किया गया, तो देखा गया कि कुछ, ठीक है, हद तक हमें सफलता मिली। तो इन सफलताओं से हमें सीख लेकर के आगे भी अपनी नदियों को पॉल्यूट होने से बचाना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में हम अपनी नदियों की क्वालिटी को टोटली खो देंगे, और ऐसी परिस्थिति में वो सारी एक्टिविटीज, वो सारे इंपॉर्टेंट रोल्स जो नदियां हमारे इकोनॉमी में प्ले करती हैं, हमारे जीवन में प्ले करती हैं, वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। आज के वर्तमान दौर में हमने देखा भी है कि नमामि गंगे एक प्रोग्राम चलाया गया सरकार के द्वारा, जिसके तहत गंगा नदी की सफाई की बात की गई। ठीक, आज भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम सरकार लॉन्च करती है कि नदियों को साफ रखा जा सके। ना केवल सरकार, हमारा भी ये परम ड्यूटी बनता है बाबू कि हम नदियों को साफ रखें और उनके पॉल्यूशनल एक्टिविटीज को कम करने का काम करें, ताकि अपने नदियों के साथ हमारा ये लंबा सफर चलता रहे। तो
आज अभी हम यहां तक पढ़ने के बाद इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आपको उम्मीद है कि ये पसंद आया होगा और साथ ही साथ आप अच्छे से अपना कंसेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। तो चलिए बाबू, आगे हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।